कई अस्पतालों में जो उसके निदेशक हैं, जो उसके डायरेक्टर हैं, उनको मेडिकल का कोई ज्ञान नहीं, उन्होंने अस्पताल खोल रखा है। तो ऐसे में जिला प्रशासन, डीएम साहब की भूमिका बढ़ती है कि वो कृपया कर ऐसे अस्पतालों की जांच करे, मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। कि क्या हक छीन कर लाया गया? क्या ओवैसी अस्पताल बना? क्या ओवैसी स्कूल कॉलेज खुला? जो कहा जा रहा था कि मैं किशनगंज में अस्पताल बना दूंगा, ओवैसी अस्पताल, ओवैसी स्कूल, ओवैसी कॉलेज बना। क्या? हमें सीख लेनी चाहिए दिल्ली के मतदाताओं से। हमारे नेता जहां से भी लड़े, चारों विधानसभा में, चाहे ठाकुरगंज, बहादुरगंज, किशनगंज या कोचाधामन, हम लोग प्रचंड जीत हासिल करने का काम करेंगे। कई अस्पतालों में जो उसके निदेशक हैं, जो उसके डायरेक्टर हैं, उनको मेडिकल का कोई ज्ञान नहीं, उन्होंने अस्पताल खोल रखा है। तो ऐसे में जिला प्रशासन, डीएम साहब की भूमिका बढ़ती है कि वो कृपया कर ऐसे अस्पतालों की जांच करे, मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। क्या आपको क्या लगता है, एमआईएम के अलावा जो कोई मुसलमान कैंडिडेट खड़ा है, वो मुसलमान नहीं है? ये इतने जज्बाती लोग हैं, पर्सनली आके किसी को भी गाली गलौज करते हैं सोशल मीडिया में। क्या यही संस्कार है? क्या नीतीश कुमार ने कभी हिंदू मुसलमान किया? क्या नीतीश कुमार ने मुसलमानों को फंड देने के लिए कोई कमी छोड़ा? जो अल्पसंख्यक का फंड पहले 60 करोड़ के आसपास होता था, आज 700 करोड़ रुपए का फंड है। आपका बहुत बहुत स्वागत है किशनगंज जदयू के नगर अध्यक्ष डॉक्टर नूर साहब। सबसे पहले हम इस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे कि अवैध खनन जो है लगातार जो है हमारे किशनगंज से एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है और इस पर अब कुछ लोग मुखर होकर बात कर रहे हैं। इसे आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? सबसे पहले तो गगन टॉप के सारे व्यूअर्स को और रमेश भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो अभी अवैध खनन का मामला उछाला गया है कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तो मेरा ये मानना है कि ये जांच का विषय है और इस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई अवैध खनन होता है तो सरकार इस पर सख्त है, प्रशासनिक अधिकारी भी इस पर सख्त है और जो भी इस तरह के काम कर रहे हैं उनको उनके जो उसके परिणाम तक, उसके लिए जो सजा होगी, कठोर से कठोर सजा उसको दिया जाने का काम किया जाए। मेरा मानना है कि इस पर सस्ती और तुच्छ राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर अवैध खनन है, आपके पास साक्ष्य है तो उसको पेश करिए, अधिकारियों के सामने पेश करिए। केवल लाइव आके या मीडिया में सनसनी फैला के ये इस तरह से जो है मुद्दा बनाने से काम नहीं होता है। आपके पास साक्ष्य है, आप उचित पदाधिकारी के पास जाइए, सरकार तक इसको बात को पहुंचाइए। हमारी सरकार अवैध खनन के मामले में बहुत सख्त है और दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी अगर इसका साक्ष्य मिलता है। जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनका कहना है कि लगातार अवैध खनन जो है किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाया जा रहा है, आवेदन दी जा रहे हैं, लेकिन इस पर जो पदाधिकारी होते हैं मिली भगत है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है। आप साक्ष्य के साथ आवेदन दीजिए। मान लीजिए आपने जो अधिकारी को दिया उससे वरीय पदाधिकारी को दीजिए, और आप अगर जनप्रतिनिधि हैं तो अपनी आवाज को कंसर्न मंत्रालय तक भी ले जा सकते हैं। तो आप दीजिए ना, अगर उस पर कार्रवाई नहीं हो तब आप बोलिए। और पहले देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि केवल लाइव आकर और मीडिया में बोलने से नहीं होता ना, आप साक्ष्य और प्रमाण के साथ आइए, और प्रमाण और साक्ष्य के साथ आएंगे पर एकदम कार्रवाई होगी। हमारी सरकार अवैध खनन और करप्शन के मामले में 0% टॉलरेंस की नीति है। हम लोग उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का कार्य करेंगे। अब तक जो देखा जा रहा है कि अवैध खनन में चाहे बालू की बात करें या मिट्टी का खनन हो, बड़े बड़े जो काम हुए हैं, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे या रेलवे का जो काम हो रहा है, उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं वो हमारे इलाके के नहीं है, दूर दराज से लोग आते हैं और हमारे क्षेत्र में खनन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है हम आम ग्रामीण को भुगतना पड़ेगा। देखिए, इसके लिए क्या होता है ना कि ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हैं कि बाजप्ता जो है इसके लिए कार्यालय से सूची भी जारी होती है और इन सब के लिए अखबारों में भी प्रकाशन होता है। हमारे इलाके में जागरूकता की कमी है, तो हम लोग भी अगर उन कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए जाकर उसमें शामिल होते हैं, उनको साइन करते हैं, उनके लिए जो राशि निर्धारित की गई है उसको जमा करते हैं, तो हम लोगों को भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को एक्टिवली इस चीजों को देखना चाहिए और हम लोगों को भी आगे बढ़कर इन कॉन्ट्रैक्ट में जाकर शामिल होना चाहिए, ठेका लेना चाहिए, कार्य करना चाहिए। उसमें कोई रोक तो है नहीं। हम भारत के नागरिक हैं, कहीं का भी व्यक्ति कोई काम कर सकता है। जैसे मुझे पता चला कि राजस्थान की कोई कंपनी यहाँ के काम कर रही, कर सकती है। बिहार की भी कंपनी जाकर दूसरी जगह काम कर सकती है। बिहार के लोग तो कहीं भी जाके काम कर सकते हैं भारत में। उसी तरह यहाँ के लोग भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। सोशल मीडिया में एक मामला बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, लोग उस पर बात कर रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एक ऑटो वाले पर जब डंडा मारा गया है, अस्पताल उन्हें दे गया है। क्या कहना चाहिए? पुलिस की जो है मनमानी पर सवाल खड़ा, सरकार को भी इस पे कड़े रखना किया जा रहा है। देखिए, अभी जब आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, आप कुछ क्षण पहले ही मैंने अभी तुरंत आपके सामने ही बड़ा बाबू से, थाना प्रभारी जो नगर थाना अध्यक्ष है, मैंने बात, उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी तक कोई भी आवेदन मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने
स्वतः संज्ञान लेते हुए मैं बस स्टैंड गया था। वहां आपसी रंजिश का मामला है, टोटो और टेम्पो वालों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें जो पुलिस अधिकारी रहता है उन्होंने उनको हटाने का काम किया है। आप देखेंगे रेलवे बस स्टैंड के पास कितनी भीड़ रहती है, गाड़ियों को चढ़ने उतरने में भी दिक्कत होती है। तो जो ये तो ट्रैफिक की समस्या है, ये नगर परिषद का मामला है, ये स्थानीय आप कह सकते ठीक है प्रशासन, पुलिस प्रशासन का भी मामला है। तो पुलिस अधिकारी वहां प्रतिनियुक्त हैं, वो वहां से भीड़ हटाने का, ट्रैफिक को क्लियर करने का काम करते हैं। अगर टोटो वाले और ऑटो वाले आपस में झगड़ा करते हैं, उनका सर अगर फटा भी है, तो इसमें पुलिस कहां से जिम्मेवार है? पुलिस तो स्वतः संज्ञान लेकर घटनास्थल पे गई थी, अभी तक कोई आवेदन नहीं आया। अगर आप आवेदन दें और उस पर एफआईआर ना हो, तब आप इल्जाम लगा सकते हैं हमारी सरकार पर या प्रशासन पर। लेकिन ये सस्ती राजनीति के लिए, तुच्छ राजनीति के लिए फेसबुक पे आना और कुछ भी लिख देना, ये सही नहीं है। इस पर आप पहले आवेदन दें और कार्रवाई ना हो, तब आप कह सकते हैं। कुछ दिन पहले एक मामला पेश आया था जो कि मधुबनी पुलिस का मामला है। किस तरह से एक मौलाना पर जो डंडे बरसाए गए थे, तेजस्वी यादव इस मामले को लेकर काफी मुखर तरीके से आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो बर्बरतापूर्ण रवैया लगातार नीतीश कुमार के प्रशासनों के द्वारा किया जा रहा है, इसको किस दृष्टिकोण से? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये नीतीश कुमार की सरकार में पुलिस बर्बरतापूर्ण व्यवहार किसी समुदाय विशेष के साथ करती है। हमारी सरकार न्याय के साथ, इंसाफ के साथ तरक्की और विकास की बात करती है। मधुबनी वाले मामले की भी हम लोगों ने आलोचना किया था और हमारी सरकार ने ही सारे पुलिस अधिकारी जो उसमें शामिल थे उनको सस्पेंड करने का और डीएसपी को वहां से ट्रांसफर करने का काम किया गया था। तो वो जांच का विषय, उस पर जांच होती है। राह चलते हुए किसी को किसी का नाम पूछकर बिला वजह पुलिस नहीं पकड़ती है। जब उनको किसी पर शक होता है, मान लीजिए किसी को रुकने का इशारा किया गया और वो भाग रहे हो, तो ऐसे में पुलिस को शक और शुबा होता है। पुलिस हमारी सेवा के लिए है और जब वो हमारी सेवा में है और अगर हमें पूछताछ के लिए रोक रही है तो उनका सहयोग करना चाहिए। और सहयोग करके आपको जरूर, ऐसा थोड़ी है पुलिस रक्षक है भाई, हमारी सेवा के लिए है। और इसको आप उलुल जुलुल आप बात देकर उसको कहते हैं कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस का कोई धर्म नहीं होता है, पुलिस सबके लिए है और हमारी रक्षा के लिए है। मधुबनी वाली जो घटना थी उस पर कार्रवाई हमारी सरकार ने कर दिया है। किशनगंज नगर से हैं आप हैं और यहाँ जो लगातार जो जाम की समस्या है वो दिख रही है। किशनगंज नगर का एक बड़ा मामला है कि बड़े बड़े मॉल तो खुले हैं, बड़ी बड़ी दुकानें खोली है, लेकिन जो आप नियमावली अगर आप जांच करेंगे उसमें है कि जब तक आप पार्किंग की व्यवस्था नहीं देते हैं तो आप बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन नियमावली को ताक में रखकर, जबकि नगर परिषद से इसका जो है वो पास करवाना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके जो अधराम की? देखिए, नगर परिषद में जो हमारे अभी चेयरमैन साहब है बड़े भाई इंद्रदेव पासवान, वो अच्छा काम कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों में उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अतिक्रमण मुक्त करने के लिए शहर को कई बार कैंपेन चलाया जाता है, लेकिन उसका क्या रिजल्ट है? आप अतिक्रमण मुक्त करते हैं और उसका फिर अतिक्रमण होता है। और अतिक्रमण मुक्त जो आप शहर को कर रहे हैं, चेहरा देखकर, उनकी आर्थिक स्थिति को देखकर ना करें। आप अगर देखें कि जो मॉल जिनका पार्किंग रास्ते में है उस पर भी कार्रवाई करें, ऐसा नहीं कि चेहरा देखकर और आर्थिक स्थिति देखकर कार्रवाई करें। आप भैया बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, चेयरमैन साहब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जाम की एक समस्या है। अभी मुझे आपके पास आने के लिए, मारवाड़ी कॉलेज तक आने तक के लिए फल चौक से आधा घंटा का समय लगा। क्यों समय लगा? बेतरतीब ऑटो वाले गाड़ी चला रहे हैं, बड़ी गाड़ियों को भी शहर में एंट्री दी जा रही है। तो इसके लिए कुछ नियमावली तो होना चाहिए। इसके लिए जिम्मेवार तो नगर परिषद है। तो मैं नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव साहब से भी अनुरोध करूंगा और हमारे बड़े भाई इंद्रदेव पासवान जी से भी अनुरोध करूंगा कि इन समस्याओं को, शहर के लोगों को इस समस्या से निजात दिलाइए। शहर के लोग अगर दिन के समय निकले तो अपने गंतव्य स्थल तक आसानी से पहुंचे, ना कि उनको आधा घंटा 1 घंटा जाम का शिकार होना पड़े। अभी एग्जाम चल रहा है, इंटर का एग्जाम का सेंटर है किशनगंज शहर, कुछ दिनों बाद मैट्रिक का एग्जाम शुरू होगा, उनका सेंटर शहर बनेगा। तो ऐसे में शहर के लोगों को जाम की गंभीर समस्या का शिकार होना पड़ रहा है। मैं आपसे विनती करूंगा इस पर कार्रवाई करें। और ट्रैफिक पुलिस, किशनगंज ट्रैफिक पुलिस जो है, केवल आप चालान काटने का कैंपेन मत चलाइए। हेलमेट नहीं पहने चालान काट रहे हैं, गाड़ी पे डबल लोडिंग है, गाड़ी का पेपर नहीं, आप तो चालान काटने में इतने एक्टिव हैं, उतने ही एक्टिव शहर के लोगों को ट्रैफिक सुविधा भी दीजिए कि लोग स्मूथली अपने घर से गंतव्य स्थान तक पहुंचे और शाम में सुरक्षित घर तक भी आ पाए। एक मुद्दा है जो लगातार कभी कभी बीच बीच में जो गर्म भी होता है और इसे बस ठंडे बस्ते में डाल भी दिया जाता है। और अभी किशनगंज में है तो किशनगंज की ही बात करेंगे कि अगर आप जब आरटीआई या तमाम तर्जुमों से जब आप जानकारी लेंगे तो चंद अस्पताल ही है जो रजिस्टर्ड है। लेकिन आज सिर्फ आप लारा चौक से अगर आप पश्चिम पाली की बात कर ले तो कुकुर मुक्ति की तरह नर्सिंग होमों का जो है जाल बिछा हुआ है।
और आए दिन हादसाएं होती रहती है और नियमावली को फॉलो नहीं किया जाता, साफ सफाई तमाम तरह चीजें जो है, तो सरकार के नाक के नीचे इस तरह की चीजें हो। मैं इस बात से सहमत हूं, आप एकदम सही बात कह रहे हैं। शहर में बहुत तेजी के साथ एक तो अस्पताल खुल रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल बहुत तेजी के साथ ये बिजनेस बढ़ रहा है। और मेरा निजी अनुभव रहा कि कई अस्पतालों में जो उसके निदेशक हैं, जो उसके डायरेक्टर हैं, उनको मेडिकल का कोई ज्ञान नहीं, उन्होंने अस्पताल खोल रखा है। तो ऐसे में जिला प्रशासन, डीएम साहब की भूमिका बढ़ती है कि वो कृपया कर ऐसे अस्पतालों की जांच करे, मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। जीवन बहुत अनमोल होता है और इस अनमोल जीवन को बचाने का दायित्व डॉक्टर को होता है। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। तो मैं कहूंगा ये बात कि मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए और ये जिम्मेवारी जिला प्रशासन की है कि वो डॉक्टरों की जांच करे कि डॉक्टर सही मायने में उनके पास डिग्री है या नहीं। जो अस्पताल खोले गए हैं, क्या अस्पताल में जिस बीमारी की वो इलाज कर रहे हैं उसकी सुविधा वो है वहां है या नहीं। इन सब चीजों की जांच करके ही उस अस्पताल को चलाने की अनुमति दी जाए। क्योंकि पिछले कुछ मैं महीनों में देख रहा हूं कि नर्सिंग होम का व्यापार तेजी से बढ़ा है, लेकिन हर व्यापार किया जा सकता है, इंसान की जिंदगी के साथ व्यापार कृपया करके ना किया जाए। जिंदगी बहुत अनमोल है, एक बार चले जाने के बाद वो दोबारा नहीं आता। 2025 भी करीब है, बिहार विधानसभा चुनाव की जो तारीख है अब बहुत नजदीक है, कुछ माह रह चुके हैं, उसके बाद फिर चुनावी जो घमासान है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो एनडीए में जो घटक दल है बीजेपी और जेडीयू, तो वहाँ जो आप लोग का जो तालमेल है वो सही नहीं बैठा, जो एक बड़ा कारण रहा कि लोकसभा सीट जो है आप लोग की हार हुई। क्या लगता है विधानसभा में उसी तरह से होंगे या फिर विधानसभा में कुछ सीट आप लोग निकाल सकते हैं? कैसे जिले की अगर हम बात करें, देखिए एनडीए एकजुट है और सिर्फ एकजुट नहीं, मजबूती से हम लोग एक साथ हैं और उसी कड़ी में उसी संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ग्रास रूट तक पहुंचाने के लिए एनडीए घटक दलों का कार्यकर्ता सम्मेलन बिहार के 38 जिले में हो रहा है। उसी कड़ी में अभी 6 फरवरी को किशनगंज में भी सम्मेलन हुआ, जिसमें जन सैलाब अशफाकुल्ला खान स्टेडियम खगरा में उमड़ पड़ा। जो ये संदेश है कि एनडीए मजबूत है, एनडीए पूरी मजबूती के साथ किशनगंज के चारों विधानसभा को न केवल लड़ेगी बल्कि प्रचंड जीत भी हासिल करेगी इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि उड़ती खबर आ रही है, हालांकि इनका मेरे पास कोई मापदंड नहीं है, तथ्य नहीं है, कि विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि आपके जो चहेते नेता है मास्टर मुजाहिद आलम, वो बहादुरगंज से विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं अगर जेडीयू के खाते में टिकट जाता है। तो आपको कुछ जानकारी है इसको लेकर? मैंने एक मीडिया के बंधु को इसी प्रश्न पर जवाब दिया था और फिर आज मेरा वही जवाब है। ये तय हमारे नेता नहीं, मास्टर मुजाहिद साहब नहीं करते हैं, ये तय हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है कि हमारे उम्मीदवार को कहां से इलेक्शन लड़ना है। शीर्ष नेतृत्व उन्हें जहां से इलेक्शन लड़ने कहेगा, चारों विधानसभा में से कहीं से भी कहता है, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरा कार्यकर्ता जो जदयू का कार्यकर्ता है वो अपने नेता के लिए और अपने उम्मीदवारों के लिए, अपने एनडीए घटक दलों के उम्मीदवारों के लिए अपने जी जान को लगा देगा और यहां से उन्हें प्रचंड जीत हासिल करा के विधानसभा भेजने का काम करेगा। आपके लीडर की लोकसभा में हार हो गई थी, जो चीज हो गया वो हो गया, आगे विधानसभा चुनाव है, ऐसे में उनकी जीत के लिए वो जहां से भी लड़े, जो लोग देख रहे होंगे मास्टर मुजाहिद को लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए चुनाव में जीत और हार जो है लगी रहती है, चुनाव है जीत हार हो, लेकिन आपको एक चीज समझना होगा कि हारने के बाद भी आज किशनगंज लोकसभा में जो सबसे चहीते, सबसे जो है आप कहेंगे लोगों की जुबान पर जिनका नाम चढ़ा हुआ है, जो लोगों के लिए दिन रात काम करते हैं, वो एकमात्र वाहिद नेता मास्टर मुजाहिद साहब है। सभी लोगों का मानना है कि मास्टर मुजाहिद जितना काम करते हैं वो यहाँ का जीता हुआ विधायक तक भी नहीं करता है। तो मेरा यह मानना है कि हम लोग हारे हैं लेकिन जनता के लिए खड़ा है, जनता के मुद्दों को उठाते हैं और हारने के बावजूद इस किशनगंज को सौगात दिलाने में सबसे ज्यादा योगदान मास्टर मुजाहिद साहब का है। आज शहीद रुस्तम अली अल्पसंख्यक विद्यालय शान के साथ जो खड़ा है उसमें सबसे अधिक मेहनत मास्टर मुजाहिद साहब की है। और आने वाले दिनों में मधुबनी हाट, जो मिथिला हाट है मधुबनी में, उसके तर्ज पे शीतल नगर में सुरजापुरी हाट बनने जा रहा है, जो किशनगंज का एक पर्यटन स्थल बनेगा, जो पूरे बिहार में आकर्षण का केंद्र बनेगा। इसके लिए भी जद्दोजहद मास्टर मुजाहिद साहब कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं। वोट के हकदार भी वही हैं और लोगों की जुबान पर एक ही नाम है। इस सीमांचल में अगर कोई विकास पुरुष है जो लोगों के साथ खड़ा है तो वाहिद नेता मास्टर मुजाहिद साहब। अगर हम व्यक्तिगत आपसे आपकी राय जानना चाहें कि 4 जो सीट है बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोषाधाम, इनमें से अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर नूर से कि वहां से चुनाव लड़ना चाहे तो आप कहाँ का नाम लेंगे?
मेरा मानना है ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और दूसरी बात, हमारे नेता जहां से भी लड़े, चारों विधानसभा में, चाहे ठाकुरगंज, बहादुरगंज, किशनगंज या कोचा दामन, हम लोग प्रचंड जीत हासिल करने का काम करेंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। ये शीर्ष नेतृत्व तय करे, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हमारे नेता कहां से लड़ेंगे। हम लोग पूरे लोकसभा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आपसे जाए कि डॉक्टर, देखिए, इसका निर्णय, इसको तय करने का काम शीर्ष नेतृत्व करती है। हमारी पार्टी में एक अनुशासन है, डिसिप्लिन है। हम लोग ना तो जज्बाती नारा देते हैं, जज्बाती नारा के नाम पर ना तो वोट मांगते हैं, और ना खुद से तय करते हैं कि मैं यहां से लड़ूंगा, मैं वहां से लड़ूंगा, और ना टिकट के लिए नोचा नोची करने का काम करते हैं। कोई आकांक्षा है जो पार्टी आप ले हैं, आपकी अपनी राजनीति में अगर मौका मिला तो डॉक्टर नूर आ सकता है, मैं चाहूंगा। देखिए, किशनगंज में मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा था। मैंने अपना पीएचडी जामिया मिलिया इस्लामिया से कंप्लीट किया। वहीं मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी था, और आईएएस एकेडमी में भी मैं पढ़ाने का काम कर रहा था। आज मैं अगर राजनीति में हूं तो ड्यूटी मास्टर मुजाहिद। मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे ऊर्जा के स्रोत, मेरे राजनीतिक गुरु मास्टर मुजाहिद साहब है, और मैं अभी सिर्फ सेवा के भाव से आया हूं। अगर लगेगा हमारे नेता को, शीर्ष नेतृत्व को, कि नहीं ठीक है आपको भी चुनाव लड़ना है, वो तय करेंगे। अभी मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा है अपने लोगों के लिए, जिला के लोगों के लिए, अपने सीमांचल के लोगों के लिए काम करना, और सर के साथ, मास्टर मुजाहिद के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करना। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं छोटा सा कार्य कर रहा हूं। मेरा ऐसा कोई भी महत्वाकांक्षा भी नहीं है। भविष्य की बातों को भविष्य के लिए रहने। 2020 विधानसभा चुनाव में की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया जिहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ 5 सीट जीतने का काम किया था सीमांचल क्षेत्र में, और अब चूंकि फिर 5 साल पूरा होने वाला, तो इस बार क्या लगता है, मैम का जादू कायम रहेगा या फिर क्या लगता है? देखिए, आप लोगों को धोखा एक ही बार दे सकते हैं ना। आप जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं वो एक ही बार दिखा सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा मीडिया बंधु कि क्या हक छीन कर लाया गया? क्या ओवैसी अस्पताल बना? क्या ओवैसी स्कूल कॉलेज खुला? जो कहा जा रहा था कि मैं किशनगंज में अस्पताल बना दूंगा, ओवैसी अस्पताल, ओवैसी स्कूल, ओवैसी कॉलेज, बना क्या? हमें सीख लेनी चाहिए दिल्ली के मतदाताओं से। क्या आपको क्या लगता है, एमआईएम के अलावा जो कोई मुसलमान कैंडिडेट खड़ा है वो मुसलमान नहीं है? ये इतने जज्बाती लोग हैं, पर्सनली आके किसी को भी गाली गलौज करते हैं सोशल मीडिया में। क्या यही संस्कार है? राजनीति में आप ठीक है आरोप प्रत्यारोप करते हैं, राजनीति में जवाब दिया जाता है, लेकिन शब्दों की मर्यादा, गरिमा का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन यहाँ ना तो कोई गरिमा है, ना कोई मर्यादा है। अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट दूसरे सेकुलर पार्टी की तरफ से लड़े तो वो मुसलमान ही नहीं, उनको ये काफिर तक साबित करने के लिए लगे रहते हैं, और इनके पार्टी से लड़े तो कट्टर मुसलमान है। क्या मतलब है? देश में आप हिंदू मुसलमान करके आप नफरत को बढ़ावा देकर, सीमांचल में नफरत को बढ़ावा देकर आप चुनाव जीतना चाहते हैं। एक ही बार लोग धोखा खाएं, काट का हड्डी एक ही बार चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता है। तो मेरा मानना है इस बार आप देखेंगे कि क्या रिजल्ट होता है। चारों विधानसभा हम लोग एनडीए के घटक दल जीतने का काम। आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, बीजेपी से ज्यादा कोई हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी हो सकती है? आप बिहार की बात करिए, मैं बिहार में हमारे नेता, हमारे शीर्ष नेतृत्व में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमारे नेता। क्या नीतीश कुमार ने कभी हिंदू मुसलमान किया? क्या नीतीश कुमार ने मुसलमानों को फंड देने के लिए कोई कमी छोड़ा? जो अल्पसंख्यक का फंड पहले 60 करोड़ के आसपास होता था, आज 700 करोड़ रुपए का फंड है। क्या नीतीश कुमार ने ये चूड़ी पट्टी में शान के साथ 3G मल्टीपर्पज बिल्डिंग खड़ा है? क्या फंड देने में नीतीश कुमार ने हिंदू मुसलमान किया? किशनगंज में इंजीनियरिंग जो कॉलेज खोला, किशनगंज स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, क्या नीतीश कुमार ने हिंदू मुसलमान किया? तो उन्होंने तो कभी नहीं किया। मुस्लिम लड़कियां बीपीएससी क्वालिफाई करे, प्री क्वालिफाई करे, ग्रेजुएशन पास करे, उनको तो स्कॉलरशिप मिल रहा है 50,000 रुपए। उन्होंने तो कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। तो मुझे अपने नेता से मतलब है, बिहार में हम लोग सांप्रदायिकता के नाम पर 0% टॉलरेंस की नीति रखे हुए हैं। जो लोग कहते थे कि अगर किशनगंज में एनडीए से कोई जीतते हैं लोकसभा तो यहाँ अजान नहीं दिया जाए, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ वो हो जाएगा, ये बेकार की बातें हैं, ये फिजूल बातें हैं। जब तक बिहार में नीतीश कुमार है यहाँ पर सब कोई सुरक्षित है, क्योंकि हम लोग सबको साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। हमारे नीतीश कुमार जिनका स्लोगन ही है नीतीश सबके है, तो वो सही माने में सबके और सबके लिए काम भी करते हैं। शब्दों से हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, और लेकिन जब मुसलमानों की हित की बात आती है, उन्होंने एनआरसी में बिल विधेयक के समर्थन में वोट किया। बाकी बातों को जाने देते हैं, बीती बातों को। वक्फ बोर्ड जब मामला आया तो उसमें मुंह से तो वो कुछ और बोल रहे हैं, कथनी और करनी में साफ फर्क है, लेकिन वक्फ बोर्ड विधेयक के समर्थन में नीतीश कुमार ने वोट दिया। देखिए, जहां तक एनआरसी का मामला है, मैं फिर आपको कहूंगा एनआरसी सिर्फ आसाम के लिए था। जब कहा गया कि एनआरसी बिहार में लागू होगा, हमारे नेता ने एकदम कठोर शब्दों में कहा था कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा, और आप देखिए क्या बिहार में एनआरसी हुआ? सवाल ही
नहीं होता है। जहां तक वक्फ बिल का मामला है, हम ही लोगों ने आपत्ति दर्ज किया था। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हमारे नेता के योगदान से ही बनी है। मुझे एक चीज बताइए ना, जब आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग में बैठे हैं, वहां पर हंसी मजाक हो रहा है और बाहर निकलकर आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष ने हमारे एक भी सुझाव को, एक भी हमारे जो आपत्तियां थी उसको स्वीकार नहीं किया। अंदर हॉल में बैठकर तो बड़ी हंसी मजाक ठिठोलियां हो रही थी, बाहर निकलकर आपके पेट में दर्द हो रहा है। आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी तो हमारे नेता के वजह से, और ये अभी बिल है, ये अभी पास नहीं हुआ है। जो भी आपत्तियां हैं सिर्फ नेतृत्व तक ये बात पहुंचाई गई है, इंशाअल्लाह उस पर बात